एक शख्स जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर पद्म भूषण तक मिला, लेकिन वो जाना जाता है तो अपनी कंट्रोवर्सीज से, कभी इनहेरिटेंस टैक्स तो कभी रेसिस्ट कमेंट्स को लेकर। आपके जहन में आ तो रहा होगा कि कौन है ये शख्स। अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको पता लग ही जाएगा इनके बारे में। वो सब भी आपको पता लग जाएगा जो आपको नहीं पता। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। इनका जन्म हुआ 17 नवंबर 1942 में ओडिशा के टिटलागढ़ शहर में, वो भी एक गुजराती परिवार में। इनका परिवार महात्मा गांधी और उनकी फिलॉसफी से काफी प्रभावित था, तो इनके परिवार ने इनको और इनके भाई को गुजरात भेज दिया ताकि वो गांधीयन फिलॉसफी को घोट घोट कर पी सकें। इनकी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुई गुजरात के विद्यानगर से और मास्टर्स की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा से फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। मास्टर्स खत्म करने के बाद ये यूएस चले गए 1964 में और वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की शिकागो के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। अब अगर इनकी हॉबीज की बात करें तो इनको पेंटिंग्स का, तबला प्लेइंग का बहुत अच्छा शौक है। इस चीज को लेकर ये कहते हैं कि जब ये छोटे थे तब से ही तबला बजाते थे। अब तो काम में इतने बिजी रहते हैं तो इन्हें टाइम नहीं मिलता। इनके शादीशुदा जीवन की बात करें तो इनकी शादी हुई है अंजना पित्रोदा से और इनके बच्चों की बात करें जिनमें से एक बेटी का नाम है राजल पित्रोदा, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अब काम की बात करें तो 1966 में इन्होंने काम करना शुरू किया जीटीई में और कुछ साल काम करने के बाद इन्हें पहली कामयाबी मिली। वहां से इन्हें हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग के शुरुआती पायनियर्स में से एक माना जाने लगा, क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रॉनिक डायरी का 1975 में। 1974 में इन्होंने वेस्कॉम स्विचिंग कंपनी ज्वाइन की। करीब 4 दशकों तक काम करने के बाद वेस्कॉम को 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल ने एक्वायर कर लिया और वहां इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इन 4 दशकों में इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया के इन्वेंशंस के पेटेंट अपने नाम कराए। अब 1981 में इनका इंडिया वापस आना हुआ, वो ऐसे जब इनका शिकागो से अपने घर वालों से बात करना मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। 1984 में खुद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको भारत बुलाया। उस समय इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप थी, लेकिन इन्होंने वो छोड़कर इंडियन सिटीजनशिप ली भारत सरकार के साथ काम करने के लिए। इन्होंने एक ऑटोनॉमस टेलीकॉम आर&डी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT। 1987 में जब ये राजीव गांधी के एडवाइजर बने तब इन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 6 मिशन को लीड किया। करीब 1 दशक तक इन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया और इनका मकसद यही था कि टेलीकम्युनिकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। फिर 1990 में ये शिकागो वापस गए और वर्ल्ड टेल इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का चेयरमैन बनाया गया और फिर इनको भारत वापस बुलाया गया, लेकिन गांधी परिवार के द्वारा नहीं बल्कि 2004 के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। इनको बुलाया गया नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया को लीड करने के लिए। 2009 में इनको कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन के साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन के लिए मनमोहन सिंह के एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया और ऐसे इनका करियर जोर शोर से आगे बढ़ता रहा। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। इन्होंने बहुत से बिजनेस शुरू किए और आज की डेट में इनके पास 2000 के आसपास पेटेंट्स राइट्स हैं। अपनी किताब लिखी जो बेस्ट सेलर भी बनी। इनकी कुछ किताबों के नाम हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, रीडिजाइनिंग द वर्ल्ड, सिल्वर लाइनिंग, इनसाइट्स इनटू गुजरात। ये अभी 5 NGOs को देखते हैं। अब इतना अच्छा काम करते हुए भी ये आखिर चर्चा में आए तो अपने टेलीकम्युनिकेशन की अचीवमेंट्स के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से। आइए बताएं इनकी चर्चा की वजह। वो स्टेटमेंट थे, We could hold together a country as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like maybe white, and people in South look like Africa. यानी ईस्ट में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं, वेस्ट वाले अरब के, नॉर्थ के गोरे और भारत के साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं।
और इनके इसी स्टेटमेंट की वजह से जयराम रमेश ने अनाउंस किया कि इन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद से रिजाइन कर दिया है। अब तो पता लग ही गया होगा कि कौन है ये। हम बात कर रहे हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा उर्फ सैम पित्रोदा की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा सैम कैसे बने। उसका कारण ये है कि जब अपनी पहली सैलरी इन्हें मिली तो चेक में उनका नाम सैम लिखा हुआ था। इन्होंने इसकी शिकायत कंपनी का फाइनेंस देखने वाली महिला से की तो उसने कहा, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इसे बदलकर छोटा कर दिया। काफी सोच विचार के बाद सैम ने सोचा, नाम में क्या रखा है, हाथ में पैसे होने चाहिए, और फिर इस तरह से वो सत्यनारायण गंगाराम से सैम पित्रोदा बन गए। इसके अलावा भी इनकी पॉपुलर कंट्रोवर्सीज बता देते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स हाल ही में आपने बहुत बार सुना होगा, वो कंट्रोवर्सी भी इन्होंने ही छेड़ी थी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की। उसके पहले भी सैम पित्रोदा के बयानों की वजह से कांग्रेस को काफी डैमेज हुआ है। पित्रोदा ने पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का भी विरोध किया था। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी। पित्रोदा ने कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था और हमारी सरकार भी तब प्रतिक्रिया दे सकती थी और अपने विमान भेज सकती थी, लेकिन ये सही दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गलत है कि कुछ लोगों की गलती के चलते हम पाक के हर नागरिक को दोषी ठहराए। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान ही सिख दंगों पर एक बयान देकर भी सैम पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी पित्रोदा ने कहा, अब क्या है 84 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। तो आज के पोर्ट्रेट्स में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब मिले।